लोन लेते हैं उनसे, तो वो भी बहुत गोल्ड जो है इतने का मिल रहा है, लगभग 1 लाख हो गया ये। देखिए इतनी मंथली सैलरी नहीं होती लोगों की जितना ये 10 ग्राम सोना रिपीट होगा। देखिए ये पक्का दोबारा रिपीट होगा एंड दैट इज व्हाई आई एम वेरी श्योर कि इसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे से कुछ बच्चे जो है ना वो नोट करके रखते हैं कि सर कहाँ कहाँ पे आपने ये प्रोबेबिलिटी बताई थी। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको भी अगर आप नोट कर सको, थोड़ा बहुत क्लिप वगैरह निकाल के कहीं पे आपका खुद का यूट्यूब चैनल है तो उस पर भी आप बना सकते हो। आई एम हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग हंच कि इस पे सवाल बनेगा। ठीक है, अब ये क्या है रेगुलेशन, जिसको जरा स्टडी करते हैं और इनकी जरूरत क्यों पड़ी, लेट अस ट्राई टू सी दैट एज वेल। तो गोल्ड प्राइसेस आपको पता है बहुत ज्यादा सर्ज कर रहे हैं, 95,760 फॉर 10 ग्राम। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड जो है इतने का मिल रहा है, लगभग 1 लाख हो गया ये। ठीक है, इतनी मंथली सैलरी नहीं होती लोगों की जितना ये 10 ग्राम सोना बेसिकली हो गया। इसी की वजह से जो गोल्ड बैक लोन्स होते हैं, गोल्ड बैक लोन्स का मतलब कि सोना गिरवी रखवा के जो हम इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग करते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल जैसे कि बैंक्स वगैरह में अपना सोना गिरवी रख के जो हम लोन लेते हैं उनसे, तो वो भी बहुत शार्पली इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि जो बाप दादा का सोना रहता है लोगों के पास, पुरानी पीढ़ियों का सोना रहता है, जरूरत पड़ने पर उसको गिरवी रखवा के हम पैसे ले सकते हैं और जब हमारी वो जरूरत पूरी हो जाए, हमारे पास पैसे आ जाए तो हम उसको वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि देखो पुराने समय में ना ये सारी बैंक्स वगैरह नहीं होते थे। ठीक है, तो हमारे कंट्री में ये जो गोल्ड का एक कल्चर है ना, उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि गोल्ड हम लोगों की सोशल सिक्योरिटी की तरह एक्ट करता था। इसी वजह से शादी ब्याह के टाइम पर भी गोल्ड बनाया भी जाता था और अगली जनरेशन को पास ऑन भी किया जाता था, बिकॉज इट हैड not only a sentimental value but also a value related to social security। लेकिन अब ये जो प्राइसेस के बढ़ने की वजह से गोल्ड बैक लोन्स बन रहे हैं, इसमें पता लग रहा है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को इंक्रीज कर। अब गोल्ड बैक लोन्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने के बहुत से कारण हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड तरीके से अगर मैं समझाना चाहूं तो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि होता क्या है। देखो गोल्ड में आप भी सोचोगे कि एनपीए कैसे बन सकता है, बैंक के पास तो गोल्ड आया ही है ना। ठीक है, तो अब अगर किसी ने पे बैक नहीं किया तो भाई ठीक है, बैंक के पास गोल्ड आ गया। लेकिन देखो दोस्तों, बैंक जब लोन देता है तो उसकी बैलेंस शीट में वो एक एसेट की तरह जुड़ता है, जिसका मतलब क्या है कि अगर लेट से 1 लाख का लोन गिरवी रखवा के किसी को 90,000 लेट से अगर लोन दिया है, ठीक है, तो इस 90,000 के ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है ना, तो वो इंटरेस्ट जो है वो बैंक की इनकम बनता है, राइट। अब पता लगे ये इंसान 90,000 के साथ रीपे नहीं कर पा रहा और बैंक के पास भले ही 1 लाख का गोल्ड है लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो ये इनकम आनी बंद हो गई एक तो बैंक की। और दूसरी चीज, इस अकेले गोल्ड का क्या करेगा वो। ठीक है, अगर सोने का हार है तो मैनेजर साहब गले में लटका के थोड़ी ना घूमेगा, तो बैंक को तो पैसे चाहिए, राइट। तो बैंक इसकी क्या करता है, ऑक्शन करता है। और गोल्ड की ऑक्शन में ये देखा गया है कि मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि वो ऑक्शन वायबल ही नहीं होते, मतलब लोग आते ही नहीं बोली लगाने, ऐसा होता है। ठीक है, सो उसकी वजह से क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं इस प्रकार से बढ़ गए हैं। मतलब ऑक्शन इसलिए नहीं कोई करता क्योंकि मतलब ठीक है, ऑक्शन करने की जगह आप डायरेक्टली खरीद लो। ठीक है, बहुत से रीजन है, उसकी डिटेल में जाए बिना मैं बस यही बताऊंगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसकी वजह से बढ़ गए हैं। तो कमर्शियल बैंक में देखा गया कि 1400 करोड़ के एनपीएस थे वो 2040 करोड़ के ऐसे हो गए, राइट। और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनमें 3900 करोड़ से 4784 करोड़ के ऐसे एनपीएस जो है बनते जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो इसलिए आरबीआई ने ये मुनासिब समझा कि गोल्ड लोन के जो रूल्स हैं उनको चेंज किया जाए ताकि लेंडर्स और बोरोवर्स दोनों जो रिस्क फेस करते हैं उसको थोड़ा सा ऑफसेट किया जा सके। ठीक है, लेंडर्स के लिए क्या रिस्क रहता है कि गोल्ड की प्रॉपर वैल्यूएशन अगर ना हो, कि पता लगे आपने समझा कि ये गोल्ड 1 लाख का है, ठीक है, बट वो गोल्ड निकला 80,000 का और लोन आपने इतना सारा दे दिया, तो वो तो गड़बड़ हो गई ना, लेंडर्स तो फंस गए यहाँ पे। तो इसको ठीक करने के लिए वी नीड न्यू रेगुलेशंस। ठीक है, लोन टू वैल्यू एक रेशो होनी चाहिए कि मतलब 1 लाख का गोल्ड लेकर 1 ही लाख दे दोगे तो भैया उसमें नुकसान हो सकता है तुम्हारा, राइट। तो इसमें बैंक आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि 75% की लोन टू वैल्यू रेशो होनी चाहिए। मैं आगे इसको डिटेल में भी समझाऊंगा। इलिक्विड गोल्ड ऑक्शन जो है, डिफॉल्ट के केस में कई गोल्ड ऑक्शंस में वो गोल्ड लिक्विडेट हो ही नहीं पाता, जो मैंने आपको बताया भी, ये भी एक प्रॉब्लम है। बोरोवर्स के लिए देखो क्या रिस्क है, फैमिली गोल्ड का लॉस हो जाता है, ठीक है, उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू होती है, क्रेडिट स्कोर एक तरीके से खराब हो जाता है। और फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है, गोल्ड की ऑक्शन के बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस तो आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो लेंडर्स और बोरोवर्स दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए अब कुछ गाइडलाइंस को इनिशिएट किया गया। इन गाइडलाइंस में क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो भाई लोन टू वैल्यू रेशो होनी चाहिए। मैक्सिमम लोन टू वैल्यू रेशो जो है वो कितनी है, 75%। यानी कि अगर कोई 1 लाख का
22 कैरेट गोल्ड जिसकी 1 लाख वैल्यू है वो लेकर आएगा, तो उस 1 लाख के बदले 75,000 रुपीज से ज्यादा, ठीक है, उस इंसान को नहीं मिल सकते। दूसरी बात, ये जो प्राइसिंग यानी जो वैल्यू होगी गोल्ड की, ये 22 कैरेट गोल्ड के हिसाब से डिटरमिन की जाएगी, ठीक है। 22 कैरेट गोल्ड का मतलब अगर 10 ग्राम गोल्ड चाहे आप 24 कैरेट गिरवी रखवा रहे हो, उसकी वैल्यू 22 कैरेट में कितनी बन रही है, उसके हिसाब से आपको ये लोन की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। और अगर लेट से आपका 22 कैरेट से कम है तो उसके इसमें वो एडजस्ट किया जाएगा कि अच्छा इसमें 22 कैरेट से कम सोना है, जिसका मतलब है कि ये 1 लाख का नहीं, इसकी वैल्यू कम है, तो उसका 75% मैक्सिमम जो है वो फिर लोन दिया जा सकता है, ठीक है। ये एनपीएस को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन बनाई है। इसी के साथ साथ वैल्यूएशन के भी न्यू रूल्स तैयार किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड एसेयर्स जो हैं, जिनका एकदम क्लीन रिकॉर्ड है, वो इस गोल्ड की वैल्यूएशन करेंगे। एसेयर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये गोल्ड की वैल्यूएशन निकालते हैं, मतलब दे आर एक्सपर्ट इन मेटलर्जी एंड स्पेशली गोल्ड मेटलर्जी, और उसमें गोल्ड को परखना, ठीक है, वो काफी अच्छे से इनको आता है, तो काफी मतलब एक्यूरेट वैल्यूएशन इसकी यहाँ पर हो जाती है, राइट। और ये जो असेइंग होगी, ये असेइंग जो है ये बोरोवर्स के सामने होगी, ताकि उनको भी पता रहे कि कुछ धोखाधड़ी का मामला नहीं है, कुछ ऐसा फ्रॉड नहीं चल रहा। आपके गोल्ड की जो ट्रू वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, उसी को आपके सामने भी प्रेजेंट किया जा रहा है, बैंक के सामने भी प्रेजेंट किया जा रहा है, और उसके बेसिस पे आप लोन ले सकते हो, ठीक है। अब जो गोल्ड की वैल्यू डिटरमिन कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया कि 22 कैरेट गोल्ड, एंड ये आई होप आप ये पॉइंट समझ गए, ठीक है। 22 कैरेट गोल्ड के बेसिस पे वैल्यू डिटरमिन की जाएगी, लेकिन गोल्ड का प्राइस तो फ्लक्चुएट करता है, तो कौन से प्राइस को माना जाए, आज के प्राइस को, परसों के प्राइस को, या 3 महीने पुराने प्राइस को? तो इसके लिए क्या है कि हम दो चीजों को देखेंगे, और इनमें से जो चीज सबसे कम होगी उसको माना जाएगा, उसको यूज किया जाएगा टू वैल्यूएट द गोल्ड, ठीक है। तो पिछले 30 दिनों में गोल्ड का एवरेज क्लोजिंग प्राइस कितना था, यानी कि अगर गोल्ड की ट्रेडिंग चल रही है तो ओपनिंग प्राइस एक होता है, और ट्रेड जब खत्म होता है तो एक क्लोजिंग प्राइस होता है। तो पिछले 30 दिनों में गोल्ड का एवरेज क्लोजिंग प्राइस कितना था? लेट्स से ये जो एवरेज क्लोजिंग प्राइस है ये 95,000 रुपीज आता है, राइट। इसी के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि पिछले दिन का एवरेज ट्रेडिंग प्राइस कितना था। ऐसा हो सकता है ना कि पिछले दिन जो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है वो बाई चांस 94,000 पे चला गया फॉर 10 ग्राम्स, ठीक है। तो पिछले दिन कम था, लेकिन उससे पहले काफी ज्यादा प्राइस था, तो इसलिए एवरेज ज्यादा है लेकिन पिछले दिन का कम था। तो इन दोनों में से लोअर क्या बन गया? प्रीवियस डे प्राइस। तो उसको यूज किया जाएगा टू वैल्यूएट द गोल्ड, राइट। और ये जो प्रीवियस डे का प्राइस है, ये या तो सेबी का जो रेगुलेटेड एक्सचेंज है वहां से इसकी वैल्यू निकाली जाएगी, या फिर इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड नाम की एक संस्था है, वो भी गोल्ड की वैल्यूएशन निकालती है, उसका डाटा यहाँ पर रेफर किया जाएगा, ठीक है। नाउ कोलैटरल लिमिट कितनी हो सकती है? ये दो चीजें हमने समझ ली कि गोल्ड 75% जो उसकी वैल्यू है उतना ही लोन मिलेगा, ठीक है, और 22 कैरेट के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन निकाली जाएगी। 24 कैरेट है तो वो 22 कैरेट के हिसाब से ही उसको वैल्यूएट किया जाएगा, और अगर 22 कैरेट से कम है तो फिर प्रोपोर्शनेटली डिडक्ट किया जाएगा कि किस हिसाब क्या क्या वैल्यू बनती है, ठीक है। कि अगर 10 ग्राम 22 कैरेट है और 10 ग्राम ही 20 कैरेट है तो ऑब्वियसली वो प्राइस थोड़ा फिर कम हो जाएगा। वैल्यूएशन निकालने के लिए मिनिमम ऑफ दीज टू थिंग्स, ठीक है, मिनिमम ऑफ दीज टू थिंग्स उसको डिटरमिन किया जाएगा, राइट, और क्वालिफाइड एसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर Oh, what a game we have here. Pressure is super high. And to tackle this from Team RCB,